कि 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो तीसरी बैठक हुई थी ना, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जब संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी, तो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, है ना, पंडित नेहरू ने क्या किया था, तो संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया, तो पेश किया था। प्रस्तावना कहती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए एवं इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए एवं उन सभी व्यक्तियों में राष्ट्र की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद् द्वारा हम अपने इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। इस प्रकार से भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, भाग 3 मूल अधिकार, वो क्या है, तो वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है ना, न्यायालय द्वारा क्या है, तो परिवर्तनीय है। कहने का मतलब है कि यदि आपके किसी भी मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप सीधे न्यायालय की शरण ले सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 की शक्तियों का प्रयोग करके आप उच्च न्यायालय जा सकते हैं और वहां से अपने अधिकारों को वापस बहाल करने की मांग कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यदि आपका भी सपना है यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार दरोगा, शिक्षक भर्ती परीक्षा की नौकरी निकालनी है, यदि आप भी सरकारी सेवा में जाना चाहते हैं और समाज और देश की सेवा करना चाहते हैं, तो सुमित सर के इस यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को आप सब लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में। आसान शब्दों में अगर हम कहें तो जिस प्रकार किसी किताब की शुरुआत में उसकी भूमिका होती है, जो यह बताती है कि किताब के अंदर आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, ठीक उसी प्रकार से जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो ये स्पष्ट करती है कि हमारे संविधान के भीतर हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान को या भारत को किस प्रकार का भारत बनाना चाहते थे, वे उसका स्पष्ट दर्शन आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देखने को मिलेगा। संविधान की प्रस्तावना को संविधान का प्रवेश द्वार कहा जाता है, संविधान की भूमिका कही जाती है और जवाहरलाल नेहरू ने तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहकर पुकारने का काम किया है। प्रस्तावना भारतीय संविधान का अति महत्वपूर्ण अंग है। यह संविधान के बुनियादी मूल्यों, संविधान में निहित दर्शनों और संविधान में जो सिद्धांतों की व्याख्या की गई है, उन सभी उद्देश्यों का एक संक्षिप्त निचोड़ आपको संविधान की प्रस्तावना प्रदान करने का काम करती है। इसके साथ ही साथ हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा जो संविधान बनाया गया, उस संविधान बनाने के पीछे उनके क्या निहित दर्शन थे, क्या सिद्धांत थे, वे हमारे भारत को कैसा भारत बनाना चाहते थे, उनके मस्तिष्क को समझने की अगर कोई कुंजी है तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। मेरे प्यारे लाल लालियों, आप सबको पता होगा कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, इसका जो आधार तैयार हुआ है, ये आधार कहां से तैयार हुआ है, तो कहना है गुरु कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव। ये वही उद्देश्य प्रस्ताव की चर्चा कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। जब संविधान सभा की 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो तीसरी बैठक हुई थी ना, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जब संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी, तो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, है ना, पंडित नेहरू ने क्या किया था, तो संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया, तो पेश किया था। और याद रखिएगा, इनका जो समर्थन था किसने किया था, तो पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था। यह प्रश्न पूछा जा चुका है। और उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ संविधान सभा के द्वारा, यह भी पूछा जाता है, तो कहना है कि सर 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है यह कहां से ली गई है, तो कहना है कि यह अमेरिका से ली गई है सर। और आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना की जो भाषा है ये कहां से ली गई है, तो कहना है कि सर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अब आइए,
प्रस्तावना को, मूल पाठ को हम लोग पढ़ने का काम करते हैं। प्रस्तावना कहती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए एवं इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए एवं उन सभी व्यक्तियों में राष्ट्र की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद् द्वारा हम अपने इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये हमारे संविधान की प्रस्तावना का मूल पाठ है, जो हर एक भारतीय होने के नाते आपको अपने देश के संविधान की प्रस्तावना अपने जबान पे होनी चाहिए। एक सच्चा राष्ट्र भक्त वही हो सकता है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को धारा प्रवाह पढ़ता है ना। तो आप चूंकि सुमित सर ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पे पढ़ रहे हैं, तो आपको संविधान की प्रस्तावना को रटना होगा मेरे प्यारे लाल और लालियों, है ना। अच्छे से जानना है कि संविधान की प्रस्तावना क्या है। हमने अपने संविधान की प्रस्तावना में कई शब्दावलियों का प्रयोग किया है। आज के वीडियो में हम लोग पहले जानेंगे प्रस्तावना के बारे में, क्या है, संविधान का भाग है नहीं है, ये जस्टिकेबल है या नहीं है, क्या प्रस्तावना संविधान में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इन सब चीजों पे बात करेंगे। प्रस्तावना के जो बाकी शब्दावली है, उन शब्दावलियों के ऊपर हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, संविधान का हिस्सा है। यहां से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक ना। प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा है या नहीं है, इसको लेकर अक्सर विवाद की स्थिति बनती रहती है। और आप जानते हैं कि जब भी संवैधानिक मुद्दों को लेकर कोई गतिरोध की स्थिति बनती है, तो हमारे भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका इस मसले को हल करने के लिए जिम्मेदार संस्था है। अब दो तरह के प्रश्न उठते हैं कि क्या प्रस्तावना को हम आर्टिकल 368 के तहत इसको संशोधित कर सकते हैं, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। इसको लेकर सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णय देखे गए हैं, जिसमें आपको मुख्य रूप से 3 निर्णय याद रखना है। सबसे पहला है बेरुवारी निर्णय, बेरुवारीवाद, ठीक ना, बेरुवारीवाद 1960। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह साफ साफ कहा कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी नोट है, की नोट है, लेकिन यह संविधान का हिस्सा नहीं है, नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जिसके परिणाम स्वरूप अदालत ने यह माना कि चूंकि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, तो संसद अन्य भागों की तरह इसमें संशोधन नहीं कर सकती है और ना ही इसे अदालतों के द्वारा लागू करवाया जा सकता है। तो बेरुवारीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह साफ साफ कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है मेरे प्यारे लाल लालियों। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत है यहां तक। इसके बाद दूसरा लैंडमार्क डिसीजन आप लोगों को याद रखना है, जिसको हम लोग कहते हैं केशवानंद भारती बनाम भारत संघ मामला। केशवानंद भारती बनाम भारत संघ का मामला, जो 24 अप्रैल 1973 को भारत के न्यायिक इतिहास में मील की पत्थर मानी जाती है। आप सबको पता है कि भारत के न्यायिक इतिहास में यह एक ऐसा ऐतिहासिक मोड़ है जहां 13 जजों की बेंच ने, ठीक ना, 13 न्यायाधीशों की बेंच ने, ठीक ना, 13 न्यायाधीशों की बेंच ने बेरुवारी मामले के फैसले को पलट दिया। यहां सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पिछले ही निर्णय को पलट दिया और कहा कि जिस प्रकार से संविधान का अन्य हिस्सा संविधान का भाग है, संविधान का महत्वपूर्ण भाग है, अभिन्न भाग है, ठीक उसी प्रकार से भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी संविधान का एक अभिन्न अंग है। प्रीएम्बल इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि संसद, जिस प्रकार से संसद अन्य भागों की तरह संसद अन्य भागों में संशोधन करती है, उसी प्रकार से
संसद को यह अधिकार है कि आर्टिकल 368 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए वे प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, लेकिन संसद प्रस्तावना या संविधान के मूल ढांचे को कभी नष्ट या परिवर्तित नहीं कर सकती है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पहली बार भारत के न्यायिक इतिहास में पहली बार ऐसा निर्णय सुनाया गया। तो 24 अप्रैल 1973 के केशवानंद भारतीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा मेरे प्यारे लाल लालियों? तो कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है, ठीक ना। ये क्या है? तो कहना है कि ये प्रस्तावना जो है ये संविधान का भाग है, संविधान का हिस्सा है। जिस प्रकार से संविधान के अन्य हिस्सों में संशोधन करने का अधिकार आर्टिकल 368 के तहत देश की संसद को है, तो प्रस्तावना में भी आर्टिकल 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है ना, संशोधन किया जा सकता है। और इसी के मद्देनजर रखते हुए इंदिरा गांधी की तत्कालीन सरकार ने 42वां संविधान संशोधन 1976 पारित किया, जिसके तहत भारत के संविधान की प्रस्तावना में क्या किया गया मेरे प्यारे लाल लालियों? तो कहना है कि सर संशोधन किया गया, और संशोधन करने के पश्चात 3 नए शब्द जोड़े गए। पहला शब्द था समाजवादी, समाजवादी सोशलिज्म, दूसरा शब्द था पंथ निरपेक्षता जिसको हम लोग सेक्युलरिज्म भी कहते हैं, और तीसरा शब्द था जिसको हम लोग अखंडता कहते हैं। इन शब्दों का क्या अर्थ होता है यह हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से अब तक केवल एक बार भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब देखना है कि सर प्रस्तावना से हमें पता क्या चलता है? तो प्रस्तावना से बाबू 4 प्रमुख बातें पता चलती हैं, आप सबको ध्यान रखना है। 4 प्रमुख बातें, वो 4 प्रमुख बातें कौन कौन सी पता चलती हैं उसको जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले शक्ति का स्रोत, कि भारतीय संविधान में जिस शक्ति की बात कही गई है उस शक्ति का स्रोत क्या है, ठीक ना, शक्ति का स्रोत क्या है। दूसरा, हमारे राज व्यवस्था जो है, हमारी जो शासन व्यवस्था है उस शासन व्यवस्था की प्रकृति कैसी है, ठीक ना। और तीसरी जो बातें पता चलती हैं वो राज व्यवस्था की, माफ कीजिएगा, राज व्यवस्था का लक्ष्य क्या है ये पता चलता है, लक्ष्य क्या है। इसके साथ ही साथ संविधान लागू होने की तिथि का वर्णन है ना, संविधान के निर्माण होने की तिथि का वर्णन है, संविधान निर्माण की तिथि का वर्णन है। हमारे संविधान की प्रस्तावना से यही 4 प्रमुख बातें पता चलती हैं, ठीक ना। तो शक्ति का स्रोत किसको बनाया गया है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यानी कि हम भारत की जनता, हम अपने इस संविधान में शक्ति का स्रोत डालने का काम करते हैं। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया। बात समझ में आ रही है आप लोगों की? तो प्रस्तावना से जो पहली बात पता चलती है कि शक्ति का स्रोत क्या है, तो कहना है हम भारत के लोग हैं। राज व्यवस्था की प्रकृति कैसी है? तो राज व्यवस्था की प्रकृति है ना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, है ना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ध्यान से याद रखना है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक एवं गणराज्य, ये हमारे राज व्यवस्था की प्रकृति है, ठीक ना। हमारा जो संविधान है, हमारा जो राज व्यवस्था है वो कैसा है? तो संप्रभु है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी नेचर का है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है और गणराज्य है। इसके साथ ही साथ राज व्यवस्था के लक्ष्य क्या हैं? तो राज व्यवस्था का जो लक्ष्य है कि सभी व्यक्तियों को हम क्या करेंगे? स्वतंत्रता, समानता, न्याय
और बंधुता प्रदान करने का काम करेंगे। हमारे राज व्यवस्था का यही लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हमारे राजनीतिक व्यवस्था में शासन व्यवस्था का यही लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा इन्हीं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण किया गया है। बात समझ में आ रही है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं ना? तो देखिए, इसके बाद संविधान निर्माण की तिथि, तो संविधान निर्माण की तिथि क्या है? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान निर्माण की तिथि का भी पता हमको संविधान की प्रस्तावना से ही चलती। यहां तक बोलिए किसी को कोई दिक्कत है? बात अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, प्रस्तावना से 4 बातें पता चलती हैं। यहां तक बोलिए किसी को कोई समस्या है? नहीं ना? क्या क्या चलता है? शक्ति का स्रोत क्या है? तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं। प्रस्तावना, राज व्यवस्था की प्रकृति कैसी है, इसका जानकारी आपको हमारे संविधान की प्रस्तावना से पता चलती है कि हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है वो राजनीतिक व्यवस्था कैसी है। तो हमारी राजनीतिक व्यवस्था संप्रभु है, सोबरन है। हमारे राज व्यवस्था की प्रकृति सोशलिज्म है, समाजवादी है। हमारे राज व्यवस्था की प्रकृति कैसी है? तो कहना है कि सर धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष है, जिसको हम लोग सेक्युलरिज्म कहते हैं। हमारे राज व्यवस्था की प्रकृति कैसी है? तो कहना है कि सर डेमोक्रेटिक है। हमारे राज व्यवस्था की प्रकृति कैसी है? तो कहना है कि सर रिपब्लिक है। और हमारे राज व्यवस्था में वो लक्ष्य निर्धारित क्या किए गए हैं? तो सभी व्यक्तियों को न्याय उपलब्ध कराना, समानता उपलब्ध कराना और स्वतंत्रता उपलब्ध कराना, है ना? अभी हम बात करेंगे इसके ऊपर। 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। समानता के संदर्भ में अगर हम बात करें तो सभी व्यक्तियों को प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता प्रदान करने का वचन हमारे संविधान की प्रस्तावना के द्वारा ही दिया गया है, जिसमें प्रतिष्ठा की समता और अवसर की समता की बात की गई है। ठीक ना? स्वतंत्रता की भी बात की गई है, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करने की बात की गई है। बंधुता की बात की गई है ना? राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए हम सब लोग दृढ़ संकल्पित होकर 26 नवंबर 1949 की स्थिति को, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो राज व्यवस्था में प्रस्तावना से ये 4 प्रमुख कौन कौन सी बातें पता चलती है? बोलिए, इसको सब लोग समझ में आया कि नहीं? सबको? कहीं किसी को कोई दिक्कत है? नहीं ना? अब आगे बढ़िएगा। अब देखिए, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि प्रस्तावना में देखिए, जो न्याय है, न्याय ये 3 प्रकार के उपलब्ध होते हैं, 3 प्रकार के उपलब्ध हैं। ठीक है? स्वतंत्रता 5 प्रकार के उपलब्ध हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है समानता, तो कहना है कि सर 2 प्रकार के उपलब्ध हैं, 2 प्रकार के उपलब्ध हैं। और बंधुता, फ्रैटर्निटी 1 प्रकार का उपलब्ध है। ठीक है? कौन कौन सा है ये भी देखते हैं। 3 प्रकार का जो स्वतंत्रता है वो कौन कौन सा है, जरा ध्यान से देखिएगा। तो 3 प्रकार का जो स्वतंत्रता है वो 3 प्रकार का स्वतंत्रता है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। यहां तक बोलिए किसी को कोई दिक्कत? 3 प्रकार के न्याय का वचन हमारे संविधान के द्वारा, हमारे संविधान की प्रस्तावना के द्वारा प्रत्येक नागरिकों को प्रदान किया गया है। अब देखिए, स्वतंत्रता 5 प्रकार के, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, है ना, विश्वास की स्वतंत्रता, आपको विश्वास है किसी चीज में आप मान सकते हैं, धर्म की स्वतंत्रता, आप किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने, उसका संचरण करने एवं उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता आपको है। आर्टिकल 25 भारतीय संविधान की साफ साफ घोषणा करती है, और भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी इस बात की घोषणा करती है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आपकी स्वतंत्रता है। एवं उपासना की स्वतंत्रता, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता आपको भारतीय संविधान क्या करती है? देने का काम करती है। कोई दिक्कत है? नहीं ना? अगला देखिए, 2 प्रकार के समानता की भी चर्चा है। एक समानता है प्रतिष्ठा, डिग्निटी, और दूसरा है
अवसर, अपॉर्चुनिटी, है ना। हर एक व्यक्ति को हमारे संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है कि उसको प्रतिष्ठा से जीने का है अधिकार है, डिग्निटी के साथ लाइफ जीने का अधिकार है। इसीलिए तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक नागरिकों को सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। और यहां तक कि अब तो हरीश राणा के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने, आप सबको पता है कि पैसिव यूथेनेशिया के माध्यम से क्या किया है, तो सम्मान पूर्वक मरने का भी अधिकार आपका मूल अधिकार है आर्टिकल 21 के अंतर्गत। जब हम लोग आर्टिकल 21 पढ़ेंगे, जब हम लोग प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का विश्लेषण करेंगे, तो वहां सारे चीजों को, सारे कॉन्सेप्ट को हम खोलकर आपको दिखाने का काम करेंगे, समझाने का काम करेंगे, है ना। अगला देखिए, बंधुता एक प्रकार का है, ठीक ना, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो न्याय 3 प्रकार के प्रस्तावना में प्रदान किया गया है, 5 प्रकार का स्वतंत्रता, 2 प्रकार का समानता और 1 प्रकार का बंधुता। बोलिए, यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए, क्लियर है? अब जरा एक सवाल बताइए हमको कि क्या प्रस्तावना न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है? परिवर्तनीय है, जस्टिकेबल है? जस्टिकेबल है कहने का मतलब है कि यदि प्रस्तावना में कही गई बातों को राज्य पूरा करने में विफल होता है, तो क्या हम इसकी मांग करने के लिए क्या न्यायालय की शरण ले सकते हैं? बोलिए, सब लोग इसका जवाब दीजिए, कमेंट सेक्शन में सभी लोग इसका जवाब दीजिए, ठीक ना। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं बनाया गया है ना, नहीं बनाया गया है, ठीक ना। यदि प्रस्तावना में कही गई किन्हीं बातों का अगर उल्लंघन हो रहा है, तो इसके लिए आप न्यायालय की शरण नहीं ले सकते हैं। न्यायालय द्वारा ये परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय द्वारा ये वाद योग्य नहीं है। जिस प्रकार से भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, भाग 3 मूल अधिकार, वो क्या है, तो वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है ना। न्यायालय द्वारा क्या है, तो परिवर्तनीय है। कहने का मतलब है कि यदि आपके किसी भी मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो आप सीधे न्यायालय की शरण ले सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 की शक्तियों का प्रयोग करके आप उच्च न्यायालय जा सकते हैं और वहां से अपने अधिकारों को वापस बहाल करने की मांग कर सकते हैं। लेकिन संविधान की प्रस्तावना न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय द्वारा वाद योग्य नहीं है। इतनी बातें बोलिए, समझ में आ गई कि नहीं आ गई? किसी को कोई दिक्कत है यहां? आगे देखिए, अगला हमारा जो टॉपिक है, देखिए, प्रस्तावना के संदर्भ में कुछ विचारकों ने प्रमुख बातें कही है, ठीक है। विचारकों की राय प्रस्तावना को लेकर क्या है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहला आप लोगों को याद रखना है, ए.एन. पालकीवाला प्रमुख न्यायविद थे, भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, ए.एन. पालकीवाला। इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। एग्जामिनेशन में यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि किस निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा, तो कहिएगा सर ए.एन. पालकीवाला ने कहा, ठीक है। दूसरा व्यक्ति याद है, के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, है ना। इन्होंने क्या कहा प्रस्तावना को लेकर, तो कहिएगा, इन्होंने कहा कि संविधान का जन्म कुंडली है प्रस्तावना, है ना। संविधान का जन्म कुंडली है ना, जन्म पत्री है। ये किसने कहा? कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी ने कहा। इसके साथ ही साथ आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ठाकुरदास भार्गव ने, ठीक ना, ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा, तो कहा हुजूर कि संविधान की आत्मा
है ना, संविधान की आत्मा, है ना, एवं संविधान की आत्मा एवं आभूषण है। आत्मा एवं आभूषण है, किसने कहा? तो ठाकुरदास भार्गव ने कहा। इसके साथ ही हम आप लोगों को याद रखना है, ठीक ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? पंडित नेहरू ने तो कहना है कि सर पंडित नेहरू ने तो इसे संविधान की आत्मा कहा है ना, क्या कहा? संविधान की आत्मा कहा, ठीक ना, याद रखिएगा, यहां बड़ा कंफ्यूजन होता है, ठीक ना। आपसे प्रश्न पूछ देगा कि संविधान की आत्मा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे कहा? तो कहिएगा प्रस्तावना को कहा। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है? तो कहिएगा आर्टिकल 32 को कहा है, ठीक ना। जब भीमराव अंबेडकर का नाम मेंशन किया जाए तब साफ साफ आपको कहना है कि आर्टिकल 32 को कहा है। प्रस्तावना को एक हमारे संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, उन्होंने प्रस्तावना के बारे में कहा कि यह दीर्घकालिक सपनों का विचार है ना, क्या कहा? दीर्घकालिक सपनों का विचार है, दीर्घकालिक सपनों का विचार है, सपनों का विचार है, किसने कहा? तो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक ना, नाम याद रखिएगा। ये अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर आप सबको पता है कि ये प्रारूप समिति के सदस्य भी रहे हैं, है ना। आप सब लोग के लिए एक सवाल छोड़े जा रहे हैं, बताइएगा कि प्रारूप समिति का जो गठन है, ये प्रारूप समिति का गठन किस तिथि को किया गया था? मेरे प्यारे लाल लालियों, सब लोग बताने का कष्ट कीजिए और कमेंट सेक्शन में सब लोग इसका आंसर जरूर दीजिएगा कि क्या प्रारूप समिति का गठन कब हुआ और इसमें कितने सदस्य थे और कौन कौन से सदस्य थे, ये आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। यहां प्रस्तावना से संबंधित जितनी भी प्रमुख बातें थी हमने आपको बताने का काम किया है। यदि इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अगर आप देखते हैं, हमारी बातों को अच्छे से सुनते हैं और समझते हैं, तो आप यकीन मानिए कि प्रस्तावना से यदि संबंधित कोई भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा तो उस प्रश्न में आपको किसी भी प्रकार का कोई परेशानी होने वाला नहीं है। प्रस्तावना से संबंधित जो शब्दावली है उसके लिए हम एक वीडियो जरूर लाएंगे, ठीक ना, और उस वीडियो में प्रस्तावना से संबंधित सारे शब्दावलियों को हम कवर करने का काम करेंगे, ठीक ना। तो आप लोग बने रहिए सुमित सर ऑफिशियल के इस यूट्यूब चैनल के साथ और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक ना। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।